ये पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है और पौड़ी गढ़वाल में भी हम पौड़ी ज़िले की पौड़ी सीट जो है विधानसभा सीट है पौड़ी सदर, उसके क्षेत्र में है और ये देवप्रयाग का संगम है। और ये इधर अगर आप जाते हैं तो ये देवप्रयाग विधानसभा सीट है और जिस हिस्से में हम खड़े हैं ये पौड़ी सीट है। तो दोनों ही इलाके पौड़ी गढ़वाल संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है और ये मैं एक बहुत पवित्र स्थान पर इस समय खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गंगा का किनारा है, ये माँ गंगा का उद्गम स्थल भी है, यहीं से माँ गंगा शुरू होती है। और आप सामने देखिए, जैसे मैंने पिछले टिहरी के संसदीय क्षेत्र के इतिहास को बताते हुए आपको बताया था, वो सामने से कल कल करती भागीरथी माँ भागीरथी आ रही है, जिसको राजा भगीरथ पृथ्वी पर लाए थे। मैं जब भी उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आता हूं, खुद को बहुत धन्य महसूस करता हूं और इसीलिए ही मेरे दिल की गहराई से एक बात निकली थी और मैंने एक बार यहां कहा भी था, देवभूमि के ध्यान से ही, देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। हाय भाग्य मेरा, हाय भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको शीश नवाता हूं। लोकसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां उत्तराखंड को भी तपाने लगी हैं। उत्तराखंड की राजधानी से थोड़ी दूर पर बसा ये लोकसभा सीट हमेशा से ही अपने पहाड़ी रास्तों की तरह कठिन रहा है। रिपोर्टर गंगा किनारे वाला आज इसी कड़ी में पहुंचा है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर लोगों के मन की बात टटोलने के लिए नरेंद्र नगर पहुंचा। मैं इस समय नरेंद्र नगर में हूँ। नरेंद्र नगर विधानसभा पौड़ी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। वैसे ये टिहरी जिले में पड़ता है, लेकिन यहाँ से मंत्री सुबोध उनियाल विधायक हैं और मंत्री भी हैं उत्तराखंड सरकार में। तो यहीं लोगों से उनका मिजाज, यहाँ के मुद्दे और यहाँ का चुनावी माहौल क्या है उस पर बातचीत करते हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी अलग ही पहचान है। ये सीट उत्तराखंड वीआईपी सीटों में से एक है और ये सीट आज भी नेताओं की पसंदीदा सीट बनी हुई है। एक पॉलिटिकल हिस्ट्री पर जाने का एक प्रयास करते हैं कि इसका पहले से स्वभाव कैसा रहा है। पौड़ी सीट पर 1982 में हुआ एक चुनाव, जब हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ से पौड़ी से लड़े थे, वो एक बहुत ही दिलचस्प है। 1980 में जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस के टिकट पर हेमवती नंदन बहुगुणा जीत गए, लेकिन उन्होंने कांग्रेस में इंदिरा से मतभेद होने के बाद इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे के बाद वो यहाँ पर निर्दलीय लड़े और या भारतीय लोकदल से लड़े। तो वो निर्दलीय ही समझो, चूँकि कांग्रेस के सामने उस समय कोई टिकने वाला नहीं था। उनको हराने के लिए यहाँ पर इंदिरा गांधी ने उस समय के गृह मंत्री बूटा सिंह, हरियाणा पुलिस से लेकर और तमाम इतने बाहुबली भेजे कि हेमवती नंदन बहुगुणा को हराना है। हेमवती नंदन बहुगुणा चूँकि इंदिरा गांधी को चुनौती दे करके आए थे और उसी दौरान एक नारा पूरे पहाड़ में चला कि पहाड़ का चंदन हेमवती नंदन। यहाँ पर महिलाओं ने बाहर से आए लोगों का डटकर मुकाबला किया और अंततः पूरे संघर्ष के साथ वो चुनाव जब खत्म हुआ और जब गिनती हुई तो हेमवती नंदन बहुगुणा वो चुनाव जीत गए। इस बार बीजेपी ने अपने मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर पार्टी के कद्दावर नेता अनिल बलूनी पर विश्वास जताया है। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो हर बार के चुनाव की तरह इस बार भी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदला है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को टिकट दिया है। इस बदलाव की मुख्य वजह मनीष खंडूरी है, जो कांग्रेस का दामन छोड़कर अब बीजेपी के पाले में चले गए हैं। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो धीर सिंह बिष्ट पर अपना विश्वास जताया है। अब बात आती है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की। वर्तमान में हालात क्या हैं? यहाँ इस बार भी एक बहुत बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में है और वो है अनिल बलूनी, जो मोदी और शाह की टीम का बहुत नज़दीकी हिस्सा हैं और इस समय पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं और इसके अलावा राज्यसभा का अभी कार्यकाल उनका 2 अप्रैल तक बचा हुआ है। वो लोकसभा चुनाव में यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। उनके बारे में मैसेज है कि वो मोदी और शाह के बहुत नज़दीकी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। उनके पास अपना पुराना अनुभव है। एक बार वो पहले भी कोटद्वार से अपना भाग्य आजमा चुके हैं। यहाँ के प्रदेश संगठन में वो अपना एक पोर्टफोलियो पूरा कर चुके हैं और केंद्र में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जैसे
पद पर वो पिछले 5-6 सालों से बने हुए हैं। अब चूंकि वो लड़ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कैडर वोट, अनिल बलूनी की अपनी राष्ट्रीय छवि, मोदी के नाम पर पड़ने वाला वोट, तो ये अनिल बलूनी को एक तरह से बहुत मजबूती प्रदान कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने बम्पर वोटों से जीत दर्ज की थी। तीरथ सिंह रावत को 5,06,980 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मनीष खंडूरी 2,04,311 वोट मिले थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में इस सीट पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रत्याशी भुवन चंद्र खंडूरी ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के हरक सिंह रावत को 1,84,526 वोटों से मात दी थी। लेकिन 2014 आते आते इस देश में एक नई राजनीतिक शक्ति, मोदी के नाम से एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हो रहा था, और जब मोदी की लहर आई तो 2014 में लोकसभा की उत्तराखंड की 5 सीटों के साथ साथ पौड़ी सीट भी भाजपा जीत गई और यहाँ से बीसी खंडूरी बहुत बड़े अंतर से चुनाव जीते। इसके बाद 2019 में चूंकि उनकी उम्र को देखते हुए उनको टिकट नहीं मिला और तीरथ सिंह रावत जो उनके राजनीतिक शिष्य माने जाते थे उनको वो टिकट दिया गया और वो भी तकरीबन 3 लाख से भी ज़्यादा मतों से पौड़ी संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीत गए। तो ये एक इसकी सीट की एक पॉलिटिकल हिस्ट्री थी जो मैंने संक्षेप में आपके सामने रखी है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट में 4 जिलों की 14 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, केदारनाथ, यमकेश्वर, कर्णप्रयाग, कोटद्वार, थराली, बद्रीनाथ, पौड़ी, चपटाखाल, श्रीनगर, नरेंद्र नगर, लैंसडाउन और रामनगर विधानसभा सीट शामिल हैं। पौड़ी संसदीय क्षेत्र प्रत्याशी की खूब परीक्षा लेता है, वो भी भागदौड़ की। अपने कितने मतदाताओं तक प्रत्याशी पहुंचते हैं ये भी एक बड़ी चुनौती रहती है। और इसको मैं आपको बता दूं कि ये लोकसभा नैनीताल के रामनगर से शुरू होती है, इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से सटी हुई है और वहाँ कोटद्वार की तरफ, और जब ये ऊपर बढ़ती है तो चाइना बॉर्डर तक जाती है। यानी माणा गांव, मलारी, जितने भी चाइना बॉर्डर के गांव हैं, जितना भी चाइना बॉर्डर है वो मैक्सिमम हिस्सा पौड़ी लोकसभा सीट से लगा हुआ है। अब आप सोचिए कोई बिजनौर से चाइना बॉर्डर जाए या नैनीताल से चाइना बॉर्डर जाए तो उसकी मशक्क़त कितनी बढ़ जाती है। खैर, चूँकि अब भौगोलिक क्षेत्रफल इतना बड़ा है तो प्रत्याशी की मजबूरी भी है, भागदौड़ करनी भी है। ये सीटें चुनावी नतीजों के साथ साथ मतदाताओं की संख्या के लिए काफी अहम है। यहाँ आने वाली 14 विधानसभा सीटों में 13 बीजेपी के पास है, वहीं सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है। पौड़ी गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कुछ विधानसभा सीटों को छोड़कर यहाँ ज्यादा इलाका ग्रामीण है। 2011 की जनगणना के अनुसार करीब 14 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आपसे शुरुआत करेंगे कि क्या स्थिति यहाँ पर है, असली जो समस्याएं और मूलभूत समस्याएं और ज़रूरतें, उन पे आप एक बार बताइए क्या चाहिए। मूलभूत समस्याओं से तो नरेंद्र बहुत कोसों दूर है जी। यहाँ जो यहाँ का रहवासी है उसके तो 24 हर समय पलायन, कुछ ना कुछ परिवार यहाँ से होते रहते हैं। यहाँ लोगों को सुख सुविधाओं का अभाव है। आप अभी यहाँ शाम के टाइम रहेंगे तो यहाँ जो ये सरकारी भवन कहने के लिए सरकारी तंत्र यहाँ पर है, लेकिन कोई भी यहाँ पर रुकता नहीं है। आप तो यहाँ चेयरमैन रहे हैं तो आपको तो जानकारी होगी चुनावी माहौल क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। यहाँ पर तो देखो जी, गोदयाल जी के पक्ष पे पूरा माहौल है और बाकी फिर इनका जो इनके पास तो पैसा और पावर जो वर्तमान की सरकार है वो तो के लिए कोई ऐसा आपको कोई एक बड़ी चीज़ ऐसी लगती हो जिससे यहाँ लोगों को फ़ायदा हो सकता हो, क्या होना चाहिए। देखो जी, यहाँ के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना और जो यहाँ की जो भूमि है ना, इसको बेचने के लिए एक नया कानून होना चाहिए जी। यहाँ के लोग जमीन ना बेच सके बाहर के लोग। हाँ। वो भू कानून की जो मांग चल रही है उसका आप समर्थन करते हैं जी। और इससे लोगों को किसी भी तरीके का प्रलोभन देते हैं वो जो हमारे चुनावी ऊँट जो है आपके हिसाब से कांग्रेस की तरफ बैठे। पौड़ी लोकसभा का तो हमें 100% विश्वास है कि गणेश गोदयाल जी यहाँ से लोकसभा जीत के जाएंगे दिल्ली। भैया आप थोड़ा आगे आइए, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि है। रवि जी, आप तो यूथ हैं, तो आप यहाँ नरेंद्र नगर में किस तरह की और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ होना चाहिए, यूथ हैं आप, यूथ के हिसाब से। सर सबसे मेन कारण तो यहाँ यूथ का ना रुकने का मेन कारण तो सर वो देखो रोज़गार ही है। यहाँ अभी तक तो यहाँ रोज़गार का कोई ऐसा हमें भी यहाँ 8-10 साल हो गए, हमने यहाँ रोज़गार को अब तक कोई साधन ऐसा देखा नहीं। चलो हमारा तो फिर भी यहाँ व्यवसाय है, तो हमारे फादर की वजह से। नहीं तो जो अभी यंग यहाँ जिनके जो यंग जनरेशन है वो लगभग सारे होटल में लगे हुए हैं कहीं, या फिर वेस्टर्न में है तो वो छोटे मोटे उनके पास कोई रोज़गार तो ऐसा है नहीं।
तो मतलब मेन जो मेन कारण है यहाँ से लोगों का पलायन होने का वो रोजगार ही है। सरकार तो कह रही है कि बहुत रोजगार दे दिए हमने। तो सर दिखना भी चाहिए ना, फिर रोजगार दिख तो नहीं रहा हमें दिखता, हम तो हिसाब से अब जैसे देखो हम तो उन्हीं को वोट देंगे जो रोजगार का काम करेंगे, इसलिए हमारा वोट इस बार गणेश गोजाल जी के लिए है। तो वो रोजगार के प्रति बात करते हैं तो हमारा वोट इस बार गोजाल जी को पड़ेगा। अच्छा, तो चुनावी माहौल गोदियाल जी के पक्ष में आपको? जी 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 जी। और क्या होना चाहिए यहाँ? मतलब एक रोजगार की बात है, विकास का कोई एजेंडा? सर विकास का देखो एजेंडा ऐसा देखो सर, विकास में देखा जाए तो रोड वोड तो सर सब देखो ये तो विकास में देखो ऐड होता है, ये सभी जगह आजकल है। जो मेन जो है पर्पस है, जैसे इंडस्ट्रियल हो गया, जो इंडस्ट्रियल जिसमें यूथ जा सके, वहाँ काम कर सके, उन्हें कैसी इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए? फूड प्रोसेसिंग वाली किस तरह की? हाँ सर, चाहे फूड प्रोसेसिंग हो, किसी भी चाहे पैकेजिंग हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, कुछ भी हो, पर होना चाहिए एक पास में जो रोजगार हो, जिससे लोग अगर उसे 5,000 भी मिले तो उसके पैसे बचें। ऐसा नहीं कि कोई बाहर जा रहा है 5,000 सर वहाँ कहीं कम रही है तो 5,000 तो उसके जितना भी उसका जो कमाई का साधन है वो तो किराए में और खाने में चला जाता है। तो अगर परिवार में कोई दुख दर्द कुछ वो होते हैं तो वो पैसे कहाँ से जुटाएगा? तो मेन ये है कि अपने घर के पास में ही व्यवसाय हो जिससे कि 2 रुपये भी बचें और उसका काम भी चलता रहे। आपका शुभ नाम क्या है? रमनजोत सिंह जी। रमन जी, आप बताइए, यूथ हैं आप भी, क्या माहौल है यहाँ, क्या मुद्दे हैं? माहौल तो देखिए इस कदर है कि काफ़ी चीज़ें हैं। मैं बेसिकली पंजाब से हूँ बट मैं 1 साल से यहाँ रह रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है कि चेंज होनी चाहिए। सबसे पहले कि लास्ट ईयर बहुत सी बारिश हुई और लैंडस्लाइडिंग हुई, तो जिसमें ऊपर आने नीचे जाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। ये रोडें तब चमकी जब G20 हुआ, उससे पहले कभी मैंने नहीं देखी कि रोड्स अच्छी बन रही हैं, ये हो रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो सुधार में लाई जा सके। जैसे भैया ने बताया कि हाँ, एम्प्लॉयमेंट का यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर सिर्फ 2 होटल हैं प्राइवेट कंपनीज़ के, एक आनंदा, एक वो वेस्टर्न, जहाँ पे एम्प्लॉय वैसे बेसिकली वहीं पे जॉब करता है। बाकी यहाँ पर कुछ है नहीं कि यूथ को लगे कि हम यहाँ रह के, उनको सबको बाहर जाना पड़ता है यहाँ से। साल में कुछ चुनावी माहौल का अंदाजा लगा कि क्या चल रहा है? बिल्कुल, मुझे तो लगता है कांग्रेस के पक्ष में होना चाहिए, होना भी चाहिए ये बात। सही जी सर, आप तो लंबे टाइम से यहाँ सक्रिय हैं, यहीं के निवासी हैं। एक कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जो नरेंद्र नगर के लिए ज़रूरी हैं, विकास के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसे भी राणा जी ने कहा कि नरेंद्र नगर पलायन हर साल कम से कम 4-5 परिवार ऐसे हैं जो हर साल यहाँ से पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आज तक जो भी चुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हुआ है, चाहे स्थानीय चुनाव जो भी हुए चुनाव, इसमें यहाँ के लोगों को ये चुनाव से पहले ये प्रॉब्लम दिया जाए कि सेंट्रल स्कूल सिर्फ चुनाव तक ही है, चुनाव खत्म हुए फिर सेंट्रल स्कूल जाते हैं। और अगर यहाँ एजुकेशन की बड़ी समस्या है, क्योंकि एजुकेशन के चक्कर में ये लोग यहाँ से अपना प्लान कर रहे हैं। चाहे कर्मचारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग देहरादून से आना पसंद कर रहा है, अपना आप आना है, बच्चे उसने देहरादून शिफ्ट कर रखे हैं, ऋषिकेश शिफ्ट कर रखे हैं। मजबूरी है लोगों की, बच्चे जब एजुकेशन की यहाँ सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन की है। और स्थानीय मुद्दे जैसे कहीं भी यहाँ सेवर लाइन हो, या बड़ी समस्या है लोगों को बड़ी। यहाँ जैसे कर्मचारी वर्ग यहाँ टिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ की मूल्य यहाँ पर इतनी दुकानें बन चुकी हैं, यहाँ पर आदमी तो दिखता नहीं है और दुकानें बन गई हैं, किसके लिए बन रही हैं? यहाँ का सबसे नरेंद्र नगर का डूबने का मुख्य कारण यह है कि जो यहाँ पर जो लिंक रोडें बनी है, चाहे वो रानी पोखरी मोटर मार्ग लिया जाए, चाहे बाईपास लिया जाए, अब ये वो रोपवे की बात करते हैं। तो जो प्लान जो यहाँ टूरिस्ट आता था अधिकतर वो साइड से भाग रहा है, नरेंद्र नगर बिल्कुल बीच में रह गया, वो सोना का सोना रह गया। G20 वहाँ बहुत बड़ा G20 शहरों में देखने को मिला। G20 में चारों ओर वाह रही, लेकिन एक ये नरेंद्र नगर से इधर नरेंद्र जो बीच नरेंद्र नगर एरिया है, यहाँ G20 के नाम पे जी तक नहीं दिखा दिया, यहाँ कुछ नहीं दिखा दिया। यहाँ सिर्फ जो बाहरी लोग आए थे उनको दिखाने के लिए इन्होंने दाएं बाएं, यहाँ तक एक पोस्टर तक इस शहर में नहीं लगा। शहर का बड़ा दुर्भाग्य है कि नरेंद्र नगर बोलने के लिए कि नरेंद्र G20 हुआ है, लेकिन सिर्फ नाम मात्र के लिए नरेंद्र नगर हुआ। बाकी जो वो सिटी वो होटल है, वेस्टर्न होटल है या अन्य है, सिर्फ वहीं तक ही G20 सीमित रहा। चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल मुझे लगता है कि लोग सबसे बड़े मामला है कि महंगाई का। लोग महंगाई की वाकई देखनी पड़ेगी, क्योंकि महंगाई मैं खुद मेरा व्यवसाय है सर यहाँ पर कॉफ़ी स्टेशनरी का। जो कॉफ़ी मैं 20 रुपये 30 रुपये बेचता था, आज 50-60 रुपये की चलेगी। लोग भी अब क्या समझाएं, किसी को समझाएं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, महंगाई मर्द हो गया। अब वो फौजियों के लिए, युवा बच्चों के लिए फौज की तैयारी करते थे कि हम फौज में जाएंगे, अपना भविष्य तय करेंगे, अपना परिवार का भविष्य तय करेंगे, अपने आने वाले भविष्य को सुदृढ़ करेंगे। लेकिन आप देख रहे हो 4 साल के लिए इन्होंने जो योजना चलाई है वहीं तक सीमित बन के रह गया है। प्रधान जी आप भी भाई कुछ बताइए। आप यहाँ मौजूद व्यक्ति हैं, क्या यहाँ नरेंद्र नगर को क्या चाहिए इस समय जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे यहाँ का विकास हो, रोजगार के अवसर? सर यहाँ पे सबसे पहले तो शिक्षा का हमारा बड़ा वो होना चाहिए था, जो यहाँ पे है नहीं। इसके लिए हमारा जो
प्रत्येक ग्राम सभाएं हैं पलायन कर रही है। आदमी गांव-गांव से पढ़ाई के लिए कोई ऋषिकेश भाग रहा, कोई देहरादून भाग रहा। स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, मशीनें हैं पर डॉक्टर नहीं है। आप बड़ी दिक्कतें हैं आदमी को, मतलब ये तो रेफर सेंटर बन चुका है हमारा नरेंद्र नगर जो हॉस्पिटल है, सुमन हॉस्पिटल। चाहिए एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन या हायर एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, किस तरह के? यहाँ पे तो सर कोई अच्छे से अगर इंस्टीट्यूट खुले बढ़िया वो हो जिसमें अच्छे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। यहाँ पे अब जैसे डिग्री कॉलेज है, डिग्री कॉलेज नरेंद्र नगर से कम 8-9 किलोमीटर ऊपर है। पहले यहाँ पे डिग्री कॉलेज में कम से कम मेरे ख्याल में 1000-1500 बच्चे हुआ करते थे। आज दिन में नरेंद्र नगर डिग्री कॉलेज जो 8 किलोमीटर दूर है उसमें सिर्फ 400-300 बच्चे रह गए हैं, क्योंकि अब शहर के नज़दीक ना होने के एक कोने में खोल दिया गया है, तो जंगल में। तो ये चीज़ें हैं कि जो हमारे लोगों को पलायन करने में मजबूर कर रहे हैं। नए नगर में देख ही रहे होंगे आपके व्यापारी बिल्कुल मायूस बैठा हुआ है। चुनावी रंग क्या है? चुनावी रंग सर अब देखो, पिछली बार हम भी मोदी जी के साथ में ही थे। अब 6 साल में जो हमारे ये अनिल बलूनी जी हैं, 6 साल हमारे राज्यसभा सांसद रहे हैं। हमने इन्हें अभी तक देखा ही नहीं है इस नरेंद्र नगर में। आज ही मेरे ख्याल में आ रहे हैं तो आज ही देखने को मिलेंगे। और ना तो इस हमारे जो सांसद रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने आज तक किसी भी गांव में अभी तक अपनी सांसद निधि तक नहीं दी। हमारा यहीं पे नीचे गांव है डौर, 2 प्रस्ताव मैंने भी दिए थे सांसद महोदय को, क्योंकि हम भाजपा में रहे हैं तो हमने दिए थे कि भैया हमारे गांव में सीसी रास्ता है, कहीं बारात घर है कुछ बनाने के लिए, तो कोई रिप्लाई नहीं, कोई वो नहीं है, ठंडे बस्ते में है। देखिए, लोगों से बातचीत हुई है, यहाँ समस्याएं बहुत हैं, एजुकेशन से लेकर के रोजगार तक की तमाम समस्याएं यहाँ पर पसरी हुई हैं। और ये नरेंद्र नगर बहुत ही देहरादून राजधानी से नज़दीक का क्षेत्र है और यहाँ लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, रोजगार के साधन होने चाहिए। इस लोकसभा क्षेत्र में बड़ी समस्या पलायन रही है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोगों ने यहीं से पलायन किया। पलायन को रोकने के लिए पूर्व की सरकार ने पलायन आयोग का गठन किया। इसका मुख्यालय भी पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया, लेकिन एक दिन भी अधिकारी यहाँ नहीं बैठे। आज भी निरंतर बदस्तूर गांव से लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऐसे में सरकार के सामने इस लोकसभा चुनाव में ये भी सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 13 के 13 जिलों में जब पलायन आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें ये खुलासा हुआ कि सबसे ज़्यादा पलायन भी पौड़ी से हुआ है। लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं। यानी यहाँ पर ना तो विकास की योजनाओं पर काम हुआ, ना रोजगार पर काम हुआ और ना एजुकेशन पर काम हुआ। तो पॉलिटिकली अगर कोई ज़िला इतना फैनेटिक है, इतना साउंड है, और तो वहाँ से पलायन होना एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और ये अब जो पौड़ी के जो नए मुस्तकबिल आ रहे हैं अनिल बलूनी, उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। हालांकि उन्होंने पलायन रोकने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए। एक जो इगास एक त्यौहार यहाँ का उत्तराखंड का जो बिल्कुल लुप्त हो चुका था, उसको उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। और इसके अलावा भी मेरा गाँव और मेरा वोट मेरे गाँव, तो इस तरह का अभियान भी चलाकर उन्होंने यहाँ पर पूरी लोगों को वापस लाने का काम किया। तो ये तमाम तरह की चुनौतियाँ लेकिन अभी भी बनी हुई हैं और चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन समस्याएं अभी भी अपनी तरह जगह खड़ी हुई है। लेकिन देखना ये होगा जब मतदान होगा और मतदान के बाद जो मतगणना होगी, वो जो मतपोटिये से निकलने वाला जो नतीजा है, जो ईवीएम जब मशीनें खुलेंगी तो किसका पलड़ा भारी होगा। फिलहाल प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ काफ़ी एडवांस स्थिति में है, लेकिन फिर भी जनता जनार्दन के मन में क्या है ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देवप्रयाग पौड़ी संसदीय क्षेत्र से अजीत सिंह राठी।